गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के इस लास्ट क्लास में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन आज के इस क्लास में समाप्त हो जाएगा। जितने भी बचे खुचे रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनका इस्तेमाल आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेके फटाफट रेडी हो जाइए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भी आ जाइए। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। आज की ये टोटल क्लास रिलेटिव प्रोनाउन के ट्रिक्स पे आधारित होगी कि क्या रहेगा, एंटीसीडेंट कौन सा रहेगा, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन कैसा यूज़ करना है। रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करें, आज की वीडियो में हम ये आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटीसीडेंट के अनुसार कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यूज करें। आज की क्लास में मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं। कौन सा एंटीसीडेंट होगा तो एंटीसीडेंट के अनुसार कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ करोगे, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको लेके चलता हूँ पहला फॉर्मूला। और पहला फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सेंटेंस आ गया और अगर सपोज करो कि यहाँ पर कोई सेंटेंस है, क्या है? सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है कि जेड लिखा है, उससे हम कोई लेना देना नहीं है। उस सेंटेंस से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। आपको करना क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई नाउन आया जिसको आप लोग किसके नाम से जानेंगे, जिसको आप लोग एंटीसीडेंट के नाम से जानेंगे, वो क्या होगा? वो एंटीसीडेंट होगा। अगर यहाँ पे वस्तु होता है, अगर एंटीसीडेंट यहाँ पे वस्तु है तो आरपी के रूप में आपको किसका इस्तेमाल करना है? आरपी के रूप में आपको विच का इस्तेमाल करना है। और जो बाकी सेंटेंस है उसको क्या करना है? उसको आपको उतार देना है। ध्यान से समझिए, इससे ज़्यादा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा ट्रिक्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कि इतने आसानी से और इतने सरल शब्दों में आपको हर एक चीज़ को समझा दिया गया हो। मैंने क्या बोला उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो रिलेटिव प्रोनाउन का है और एंटीसीडेंट का है। पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एंटीसीडेंट को आप कैसे पहचानेंगे, एंटीसीडेंट कौन कौन हो सकता है, और रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। फिर 2 क्लास मैंने और पढ़ाया कि कब यहाँ पे हु भरेंगे, कब यहाँ पे हुम भरेंगे, कब आप दैट भरोगे, कब आप हुज भरोगे। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद आज जो टॉपिक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ कि विच का इस्तेमाल कैसे करोगे। मैंने क्या बोला कि सपोज़ करिए कि एक कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ABCD लिखा है कि क ख ग घ लिखा है, उसको लिखने दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे लास्ट में कोई ऐसा नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा? वस्तु होगा। अगर वस्तु होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, आरपी के रूप में आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना है? विच का इस्तेमाल करना है। क्योंकि विच का जो इस्तेमाल होता है, विच का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो वस्तुओं के लिए होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको काम करना है। अब ज़रा मैं बताता हूँ कि कैसे काम करना है। अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज़ दी और यहाँ पे आ गया बुक, दिस इज़ दी बुक। अगर यहाँ पे बुक है, यहाँ पे आरपी भरना है, उसके बाद आ गया आई, उसके बाद आ गया लाइक, MOST, मोस्ट। यह वही पुस्तक है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, और आप पसंद करते हो चाहे ना करते हो। सपोज़ करिए कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, आप इसका मतलब नहीं जानते हैं, और जब मतलब ही नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे? ये बताओ, सेंटेंस में आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, उतार दो। अब ये लास्ट वाला आ गया तो लास्ट वाला क्या है? ये वस्तु है। और अगर ये वस्तु है तो यही हमारे लिए काम किसका कर रहा है? तो यही हमारे लिए काम कर रहा है एंटीसीडेंट का। और अगर एंटीसीडेंट अगर वस्तु है तो इस वस्तु के रूप में
प्रयोग होने वाले एंटीसीडेंट के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा होगा, विच होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे विच का प्रयोग कर दो, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आरपी हो गया। अगर एंटीसीडेंट वस्तु है तो हम क्या भर देंगे, विच भर देंगे, हो गया आंसर। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दिस इज दी, यहाँ पे आ गया TOY टॉय। अगर यहाँ पे दोस्तों टॉय है, अगर यहाँ पे टॉय है तो टॉय आपका क्या है, एंटीसीडेंट है। और ये एंटीसीडेंट क्या है, तो ये एंटीसीडेंट आपका वस्तु है। और अगर वस्तु है तो यहाँ पे हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तुओं के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। और अगर विच आ गया, यहाँ पे आ गया आई, उसके बाद आ गया सोल्ड यस्टरडे। यह वही खिलौना है जिसे मैंने कल खरीदा। अगर यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई वस्तु मिलती है, एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई निर्जीव वस्तु मिलता है, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा विच ही रहेगा। क्या रहेगा, विच रहेगा। समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो मैं ज़रा इसको डस्ट करके अब दूसरे पहलू पे आगे बढ़ता हूँ। अगर ये हो गया, चाहे अगर आप चाहें तो इसका मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूँ कि आप इसका एग्जाम्पल कैसे लगाओगे। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया BOUGHT, आई बॉट दी MOBILE मोबाइल, आई बॉट दी मोबाइल। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया हु का, और यहाँ पे आ गया WHICH का, विच। आई बॉट दी मोबाइल, हु और विच, उसके बाद आ गया वॉज, उसके बाद आ गया वेरी, उसके बाद आ गया कॉस्टली। आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी भरना है। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी यू हैव टू फिल, आपको भरना है। अगर मान लो यहाँ पे मैं दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करूँ, अगर यहाँ पे लिखा जाए सी, उसके बाद आ गया STOLE, सी स्टोल, उसके बाद आ गया माई पर्स, सी स्टोल माई पर्स। यहाँ पे आ गया WHOM होम, और यहाँ पे दोस्तों आ गया ऑप्शन WHICH विच। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। सी स्टोल माई पर्स विच, होम, आई BOUSD बॉट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ गया डेज बिफोर, 2 days बिफोर। ये क्वेश्चन हो गया। आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में 2 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इस वाले प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आ गया कि ही, उसके बाद आ गया LEND लैंड, मी दी BIKE बाइक, ही लैंड मी दी बाइक। उसके बाद आ गया सॉरी, यहाँ पे लेंट की जगह पे मैं कर लेंट, ही लेंट मी दी बाइक। उसके बाद आ गया यहाँ पे हुज का ऑप्शन है। जितना आप लोग पढ़े हैं उतना मैं आपको ऑप्शन में अब अलग अलग यूज़ करवाऊँगा। ही लेंट मी दी बाइक, हुज, और यहाँ पे विच आ गया, विच ILIK लाइक, और उसके बाद क्या आ गया, मोस्ट। आप बस देखते जाओ। तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो कि यहाँ पे 4 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन लूँ, यहाँ पे लिख लिया जाए दिस इज़ द लैपटॉप, दिस इज़ द लैपटॉप। यहाँ पे आ गया आपको ऑप्शन के रूप में मिल गया दैट, और यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको मिल गया विच, ठीक है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, विच। उसके बाद आ गया आई, उसके बाद आ गया SOLD सोल्ड, उसके बाद आ गया यस्टरडे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब ज़रा एक एक करके आप 2 चीज़ों को याद रखें। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों 2 काम करना है। पहला, आपको क्या देखना है, तो आपको यहाँ पे एंटीसीडेंट देखना है, एंटीसीडेंट कौन सा है। और दूसरा आपको काम ये है कि आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। क्या फिल करना है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। ये 2 आपको काम करने हैं जो प्राइमरी है। यही इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस एंटीसीडेंट कौन सा होगा और इस एंटीसीडेंट के अनुसार आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है।
आ रही है बात समझ में? अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन को एक एक करके आपको सॉल्व करना है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वही हमारा एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पे हु के पहले के कौन आ गया? मोबाइल आ गया। यहाँ पे विच के पहले कौन आ गया? तो मोबाइल आ गया। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो मोबाइल है वो क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मोबाइल यहाँ पे वस्तु है। क्या है? वस्तु है। कोई भी मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो मोबाइल क्या है? वो मोबाइल निर्जीव है। और अगर कोई भी निर्जीव चीज़, मैं मोबाइल नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने पहना है, जो मैं ये मार्कर लिया हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे जो भी आपकी आंखों से दिख रहा है जो नॉन लिविंग है, वस्तु है। क्या वस्तु के लिए, कल भी मैंने पढ़ाया, क्या वस्तु के लिए कभी हु का प्रयोग पॉसिबल है? मैंने पढ़ाया कि हु का प्रयोग केवल लिविंग बीइंग के लिए होता है, केवल इंसानों के लिए हो सकता है। हु का प्रयोग कभी वस्तुओं के लिए, स्थानों के लिए कभी नहीं होता है। हु का प्रयोग केवल और केवल व्यक्तियों के लिए हो सकता है, वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो, वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो। तो मोबाइल यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो क्या है? वस्तु है। और वस्तुओं के लिए कौन सा आरपी आता है? तो उसके लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? विच हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे आ गया पर्स, तो पर्स भी क्या है दोस्तों? पर्स भी तो आपका वस्तु ही है। तो क्या जब हु का ही ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। तो क्या हुम का इस्तेमाल पर्स के लिए होगा? क्या विच का इस्तेमाल इसके लिए होगा? तो आपका आंसर एक ही होगा कि अगर यहाँ पे ये वस्तु है तो वस्तु के लिए कभी हुम का प्रयोग नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। हो गया। ठीक है, बड़ा कायदे का यहाँ पे सवाल है। फिर यहाँ पे आ गया बाइक। अगर आप बाइक की बात करो तो ये बाइक भी दोस्तों क्या है? तो बाइक भी दोस्तों वस्तु ही है। अगर वस्तु है तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, उसका पॉजिटिव केस हुज होता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आपको इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करना है? आपको विच का ही इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दैट और विच का ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है? मज़ेदार इसलिए है कि दैट का जब भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया, दैट का इस्तेमाल व्यक्ति, वस्तु, जानवर सबके लिए होता है। दैट का इस्तेमाल व्यक्ति, वस्तु, जानवर सबके लिए होता है। तो यहाँ पे तो वस्तु है ही है ये। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर लैपटॉप है, वस्तु है। अगर लैपटॉप यहाँ पे वस्तु है, इसका मतलब है कि इसके लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी पढ़े हैं कि विच का प्रयोग तो वस्तु के लिए ही किया जाता है। इसका मतलब है कि इस लैपटॉप के लिए आप विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु आ गया, अगर कोई वस्तु आ गई तो उसके लिए दैट विच दोनों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्री हैं। तो विच का इस्तेमाल कब होगा ये आप लोगों ने देखा। सिंपल सा फंडा है। अगर इसके लेफ्ट में अगर कोई नॉन लिविंग का अगर कोई भी नाउन आ गया, निर्जीव कोई भी नाउन आ गया, वहाँ पे हमको क्या भरना है? वहाँ पे हमको विच का ही प्रयोग करना है। तो इस बात का आप बखूबी ख्याल रखेंगे। और अगर ख्याल रखेंगे तो आपने ये कर ही लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब ज़रा हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो बड़ा आसान है। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों वेयर का है। कब वेयर का इस्तेमाल आप एंटीसीडेंट के रूप में करेंगे, वो चीज़ें मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। आप बस ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आरपी कैसे आप भरोगे, बड़ा आसान है। हाँ, जितने लोग वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुराना वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पुराना वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा बात आती है कि आपको दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे कोई सेंटेंस आ गया, अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस आ गया और सेंटेंस में क्या लिखा है दोस्तों हमको कुछ नहीं पता है, और लास्ट वाला अगर यहाँ पे कोई नाउन आ गया, यानी कि लास्ट वाला जो एंटीसीडेंट होगा, ठीक है, उससे क्या प्रकट हो रहा हो, उससे सो हो रहा हो प्लेस। और प्लेस का मतलब क्या हो गया? प्लेस का मतलब हो गया स्थान। अगर एंटीसीडेंट के रूप में कोई ऐसा नाउन आ रहा है जिससे आपको स्थान का पता चल रहा है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, स्टेडियम है, कोई भी, तो यहाँ पे अगर आ गया तो आपको आरपी के रूप में किसका सहारा लेना है? तो आपको आरपी के रूप में वेयर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? आपको वेयर का यूज़ करना है। आरपी के रूप में माय डियर स्टूडेंट्स आपको किसका इस्तेमाल करना है?
आपको इस्तेमाल करना है वेयर का, क्योंकि वेयर ही एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको स्थान का पता चलता है। और अगर एंटीसीडेंट के रूप में नाउन है और नाउन के रूप में अगर कोई स्थान है तो उस स्थान को बताने के लिए आपको वेयर का ही सहारा लेना है। समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो ज़रा मैं अब अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। और क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दिस इज़ दी, यहाँ पे आ गया हॉस्पिटल, दिस इज़ दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, दिस इज़ दी हॉस्पिटल। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया दोस्तों, अगर हॉस्पिटल क्या है, अगर हॉस्पिटल स्थान है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको आरपी के रूप में किसका सहारा लेना है, आरपी के रूप में हमको सहारा लेना है वेयर का। वेयर आई वॉज बॉर्न, आई वॉज BORN, यह वही अस्पताल है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आप पहले चेक करो कि यहाँ पे आने वाला नाउन है तो नाउन से क्या शो हो रहा है। अगर वस्तु का पता चला तो हमने विच भर दिया, लेकिन अगर वही स्थान का पता चला तो हमने क्या भर दिया, वेयर भर दिया। अब ज़रा आप क्वेश्चन लगाते जाइए, अब आप क्वेश्चन लगाते जाइए, आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर पता चला जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दिस इज़, यहाँ पे आ गया दी और यहाँ पे आ गया स्कूल, दिस इज़ दी स्कूल, यहाँ पे खाली जगह है, उसके बाद आ गया आई यूज्ड टू, उसके बाद क्या आ गया स्टडी। यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ा करता था। दोस्तों अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे खाली स्थान में आपको हु भरना है, होम भरना है, हुज भरना है, विच भरना है, दैट भरना है, ठीक है, जो भी आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन भरिए, तो क्या भरोगे? नहीं ना भरोगे, क्योंकि हर एक रिलेटिव प्रोनाउन की कहानी अलग अलग होती है। अगर ये स्कूल है तो स्कूल से दोस्तों स्थान का पता चल रहा है, और जब भी स्थान का पता चलेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमको यूज़ करना पड़ेगा आरपी का। और आरपी के रूप में कौन होगा, तो आरपी के रूप में होगा वेयर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्थान है, और जब भी स्थान आएगा तो उसको बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं, ऐसे ले लेता हूं, यहां पे आ गया ईडन, उसके बाद आ गया गार्डन, ईडन गार्डन, उसके बाद आ गया वॉज द स्टेडियम, ईडन गार्डन वॉज द स्टेडियम, यहाँ पे आ गया वेयर, LAXMN लक्ष्मण, ठीक है, MADE मेड, ठीक है, 287 रन्स, ठीक है। ईडन गार्डन वॉज द स्टेडियम, ईडन गार्डन वही स्टेडियम था, वही मैदान था जहां लक्ष्मण ने 287 नहीं, बल्कि इसमें मैं करेक्शन कर लूँ, 241 रन का स्कोर बनाया था। 281 रनों की पारी खेली थी VVS लक्ष्मण ने। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेडियम है, तो स्टेडियम दोस्तों समय तो है नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये क्या है, तो ये स्थान है। और अगर स्थान होगा तो आरपी के रूप में हमको यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा, तो आरपी के रूप में हमको यूज़ करना पड़ेगा वेयर का। तो आप इसका ख्याल रखें कि जब एंटीसीडेंट के रूप में, जब भी एंटीसीडेंट के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे, हम किसी स्थान का इस्तेमाल करेंगे, तो आरपी के रूप में जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, वेयर होगा। क्योंकि वेयर ही एक इकलौता ऐसा वर्ड है जिससे हमें स्थान का क्या चलता है, पता चलता है। हो गया? अगर हो गया तो जरा अब आप इत्मीनान से देखें, क्योंकि अब लास्ट वाला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो ज़रा इसको टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा ध्यान देंगे कैसे हमको काम करना है, कौन सा वो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको अब हमें सॉर्ट आउट करना है। आज शनिवार है दोस्तों, बजरंगबली का दिन है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम पढ़ने लगे, यहाँ पे कोई लिख दिया और यहाँ पे कोई आ गया नाउन, कौन आ गया, नाउन, और नाउन ऐसा जिससे किसका पता चल रहा है, तो जिससे समय का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, समय का।
और अगर यहाँ पे समय आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दोस्तों हमको इस्तेमाल किसका करना होगा, हमको इस्तेमाल करना होगा व्हेन का, क्योंकि व्हेन ही क्या करता है, व्हेन ही समय बताता है। अगर एंटीसीडेंट के रूप में हमने सेंटेंस में अगर ये पाया कि एंटीसीडेंट हमारा क्या है, एंटीसीडेंट हमारा कोई नाउन है और नाउन ही एंटीसीडेंट हो सकता है, उससे अगर समय सूचक शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है, समय सूचक शब्दों का प्रयोग, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए जरा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है SUNDAY संडे, यहाँ पे आ गया इज़ दी DAY डे, संडे इज़ द डे। अगर डे आ गया दोस्तों तो डे से किसका पता चल रहा है, स्थान का ना, तो यहाँ पे RP के रूप में हमको किसका सहारा लेना है, तो हमको सहारा लेना है व्हेन का। व्हेन आई एम, उसके बाद आ गया वेरी और उसके बाद क्या आ गया, बिजी। संडे वही दिन होता है जब मैं बहुत व्यस्त होता हूँ, तो यहाँ पे डे क्या हो गया, समय हो गया, और अगर समय हो गया तो आरपी के रूप में काम कौन कर दिया, व्हेन कर दिया। आरपी के रूप में कौन काम किया, व्हेन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, JULY जुलाई इज़ दी MONTH मंथ, जुलाई इज़ दी मंथ। अगर यहाँ पे मंथ आ गया तो मंथ से किसका पता चल रहा है दोस्तों, समय का पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम एंटी से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका सहारा लेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लेंगे किसको, व्हेन को। जुलाई इज़ द मंथ व्हेन स्कूल्स, उसके बाद आ गया रीओपन। जुलाई वही महीना होता है जिसमें स्कूल खुलते हैं, जब स्कूल खुलते हैं। तो यहाँ पे जब भी समय की बात आएगी तो आरपी के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया जाए 1989 इज़ दी, उसके बाद आ गया YEAR ईयर। 1989 इज़ द ईयर, उसके बाद आ गया WHEN व्हेन, ठीक है। आई वॉज बॉर्न। 1989 ही वह वर्ष था जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे ईयर क्या हो गया, तो ईयर ने यहाँ पे किसके बारे में बताया, समय के बारे में बताया ना, तो समय के बारे में बताया, तो यहाँ पे आरपी के रूप में हम किसका सहयोग लेंगे, यहाँ पे हम सहयोग लेंगे किसका, व्हेन का, क्योंकि व्हेन ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो समय सूचक शब्दों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या कहता है, वो एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मान लो कि अभी जनवरी का महीना है और ये जनवरी का महीना है, तो इसी जनवरी के महीने में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, पड़ भी रही है, ठीक है। आप लोग बच के रहिए ठंडी से, क्योंकि ये नेचर सबके साथ एक समान भाव से न्याय करती है, और अमीर और गरीब सबको उतना ही ठंडा मारता है, किसी को कम और ज़्यादा नहीं मारता है। प्राकृतिक चीज़ें जो भी हैं वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती हैं। नदी सबको उतना ही पानी देती है, फल किसी के पास हो, पेड़ फल सबको बराबर देता है, प्रकृति सबको सजा एक समान देती है, कम और ज़्यादा नहीं देती है। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँ, एक और क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इट वॉज 9 o'clock, इट वॉज 9 o'clock। अगर 9 o'clock आ गया दोस्तों तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, समय का ना, तब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, WHEN व्हेन, किसका करेंगे काम, व्हेन। तो व्हेन क्या हो गया, हमारा आरपी हो गया। इट वॉज 9 o'clock व्हेन ISTART स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे आ गया वॉचिंग और यहाँ पे क्या आ गया, टीवी। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, मतलब इट वॉज 9 o'clock, यानी कि 9 बजा था जब मैंने क्या करना शुरू किया, जब मैंने टीवी देखना शुरू किया। तो जब भी एंटीसीडेंट के रूप में अगर समय आएगा तो आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई स्थान आएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, और जब भी कोई नॉन लिविंग यानी कोई वस्तु आएगी तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ, इसी वेन के कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे बैठ के उसको स्टडी करेंगे और सीखेंगे, तभी वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम कल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम पढ़ेंगे कल एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और प्रोनाउन के चैप्टर को कल क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।